अब हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के गुणों की। तो सबसे पहले हमने समझा कि वे सभी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष या पी कक्षक में प्रवेश करता है उन तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np 1 से 6 होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसे याद रखना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संपूर्ण पी ब्लॉक का विन्यास होता है। पी ब्लॉक के सभी तत्वों को इस विन्यास से प्रदर्शित करते हैं और यह विन्यास बाह्यतम विन्यास भी कहलाता है। इसे संयोजकता कोश का विन्यास भी कहते हैं। पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके बाह्यतम कोश में एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 6 तक भरा जाता है। जैसे बोरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो वर्ग 18 के तत्वों में पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 होता है। n यहाँ पर कक्षा का नंबर है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, n यहाँ पर कक्षा का नंबर तो है, कक्षा को हम कोश भी कहते हैं। और आवर्त सारणी में n आवर्त का नंबर है और इस n के मान से आप पता कर सकते हो कि कौन सा तत्व किस आवर्त में आता है। जैसे हम नाइट्रोजन तत्व की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखते हैं। नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश मतलब संयोजकता कोश 2 होता है तो नाइट्रोजन के लिए इस n का मान कितना होता है 2 और इस n को हम आवर्त भी बोलते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में आता है, फास्फोरस तीसरे आवर्त में आता है, आर्सेनिक चौथे आवर्त में आता है, एंटीमनी 5वें आवर्त में आता है, बिस्मथ 6ठे आवर्त में आता है। इसमें आप देख सकते हो नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है, पहला आवर्त खाली होता है, उसमें केवल हीलियम होता है। तो नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन इन सब में ये सभी दूसरे आवर्त के तत्व हैं। हमने फास्फोरस को देखा तो फास्फोरस में क्या देखा था हमने, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें 3 आता है, इसकी फास्फोरस का बाह्यतम कोश 3 होता है। तो फास्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है, आर्सेनिक चौथे आवर्त का तत्व है, एंटीमनी 5वें आवर्त का तत्व है और बिस्मथ 6ठे आवर्त का तत्व है। तो वर्ग 15 के तत्वों के गुणों को समझना चाहते हो तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको याद रखना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो यह 2 पर समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है नाइट्रोजन में 3D उपकोष अनुपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन में 3D उपकोष नहीं होते। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस में अंतिम बाह्यतम कोश तीसरा होता है और इसका मतलब है इनमें 3D उपकोष पाए जाते हैं। फास्फोरस में 3D उपकोष होता है परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यह 3D उपकोष खाली होता है, रिक्त होता है। आर्सेनिक में अंतिम बाह्यतम कोश नंबर 4 होता है तो आर्सेनिक में 3D उपकोष पाए जाते हैं और 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। फास्फोरस में 3D उपकोष रिक्त होता है, मतलब 3D कक्षक रिक्त होते हैं, परंतु आर्सेनिक में 3D कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं जिनको हम पूर्ण पूरित D उपकोष या पूर्ण पूरित D कक्षक कहते हैं। एंटीमनी की बात करते हैं तो एंटीमनी में D उपकोष उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं। इसमें 3D भी होता है और 4D भी होता है। और बिस्मथ की बात करते हैं तो बिस्मथ में
डी उपकोष होते हैं, इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं, परंतु इसमें एक और उपकोष आ जाता है एफ उपकोष। और एफ उपकोष और डी उपकोष दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं। ये पूर्ण पूरित उपकोष होते हैं। और पूर्ण पूरित उपकोष या कक्षक जो इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं वो स्थायी होते हैं। उनमें से हम ना तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं और ना उनमें बाहर से इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं। तो वर्ग 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देखते हैं। तो ये सभी अलग अलग आवर्त के तत्व होते हैं, परंतु जब हम वर्ग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप वर्ग पता कर सकते हो। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इन सभी तत्वों के बाह्यतम पी उपकोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सभी तत्व पी ब्लॉक के तीसरे वर्ग के तत्व हैं और संपूर्ण आवर्त सारणी में वह तीसरा वर्ग 15वां वर्ग होता है। तो आप पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से वर्ग पता कर सकते हो। तो इन सभी तत्वों का वर्ग पता करने के लिए आपको क्या करना है, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन को देखना है और पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भी आपको नज़र आती है उस संख्या में आपको 12 जोड़ना है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में हम 12 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है वर्ग 15। 12 को क्यों जोड़ते हैं, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और 18 वर्ग में से 6 वर्ग पी ब्लॉक के तत्वों के वर्ग होते हैं और इन 6 वर्गों से पहले आगे वाले वर्ग, पी ब्लॉक के 6 वर्गों से पहले वाले वर्ग कुल 12 वर्ग होते हैं। तो 12 वर्गों के बाद पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो 12 को आपको उस पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ जोड़ना है। अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 में हम 12 को जोड़ते तो 16 प्राप्त होता, तो वह तत्व 16वें वर्ग का तत्व होता है। तो इस तरह से आप पी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान पता कर सकते हो, वर्ग पता कर सकते हो, आवर्त पता कर सकते हो। और इन सब के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम अन्य गुणों का पता लगाएंगे। वर्ग 15 के तत्वों के गुण, और सबसे पहले हमें समझना है परमाणविक गुण, परमाणु के गुण, परमाणु से संबंधित गुण जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु का आकार, ये सब परमाणविक गुण हैं। वर्ग 15 के तत्वों का संयोजकता कोश में मतलब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। इनके बाह्यतम कोश में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश कहते हैं और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है और यह इनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एस कक्षक पूर्णतः भरा होता है, इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें यह इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा है। पी कक्षक अर्धपूरित होते हैं। देखो पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आधा भरा पी उपकोष या आधा भरा पी कक्षक, आधे भरे पी कक्षक। अर्धपूरित, अर्धपूरित कक्षक स्थायी होते हैं, इस बात को याद रखना। पूर्णपूरित और अर्धपूरित दोनों ही प्रकार के कक्षक या उपकोष स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। यहाँ पर अर्धपूरित पी कक्षक होते हैं जो स्थायी होते हैं, इसे हम स्थायी विन्यास बोलते हैं। और इस बात को याद रखना, स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन होता है और इस स्थायी विन्यास में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना भी कठिन होता है। इसे हम आगे समझेंगे कि इससे हमें क्या लाभ होता है। दूसरा गुण परमाणु आकार। ये तो आप जानते हो कि एक आवर्त सारणी के किसी भी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने का कारण क्या है, तो चलो इस कारण को पहले हम समझ लेते हैं।
आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु क्रमांक हम प्रोटॉन को कहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन के कारण नाभिक पर आवेश होता है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं तो नाभिक का आवेश +7 होता है। इसके चारों ओर केवल 2 कक्षाएं होती हैं। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा तक होते हैं। यह प्रथम कक्षा है और यह द्वितीय कक्षा है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इस द्वितीय कक्षा में आप देख सकते हो 2 और 3 कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो फास्फोरस के नाभिक का आवेश +15 होता है। और फास्फोरस में कुल 3 कक्षाएं होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कुल 10 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों तत्वों की हम तुलना करते हैं, इनके आकार की तुलना करते हैं, तो आपको क्या नजर आता है? इस तत्व का आकार बड़ा नजर आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कक्षाओं की संख्या केवल 2 होती है और इसमें कक्षाओं की संख्या 3 होती है। आर्सेनिक में 4, एंटीमनी में 5 और बिस्मथ में 6 कक्षाएं होती हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर हम क्या देखते हैं? कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। कोशों मतलब कक्षा की संख्या में वृद्धि होती है। तो कोशों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार बढ़ता है। एक और कारण है जो आपको समझना है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर आंतरिक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, धकेलते हैं, और इस प्रभाव को हम पारिरक्षण प्रभाव कहते हैं या इसे हम आवरण प्रभाव कहते हैं। फास्फोरस में 2 आंतरिक कोश होते हैं। दोनों आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन मिलकर इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं। यहाँ पर आंतरिक कोश की संख्या 1 होती है और यहाँ पर आंतरिक कोश की संख्या 2 होती है, तो यहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। मतलब इसमें फास्फोरस में पारिरक्षण प्रभाव इस नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होता है। नाभिक धनावेशित है। धनावेशित नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, नाभिक पर धनावेश है, तो इनके बीच में तो आकर्षण होगा। उस आकर्षण को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय आकर्षण। और ऊपर से नीचे जाने पर आप देख सकते हो नाभिक का आवेश बढ़ता है तो नाभिक का आकर्षण भी बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर पारिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। पारिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉन को धकेलता है तो परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, मतलब यह आकार को बढ़ाता है। और नाभिकीय आकर्षण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, नाभिक की ओर आकर्षित करता है, तो परमाणु सिकुड़ना चाहिए, परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, पारिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण भी बढ़ता है, परंतु नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में पारिरक्षण प्रभाव अधिक बढ़ता है। ये प्रभाव ज़्यादा होता है। इस कारण एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु लगातार फैलता जाता है, उसका आकार बड़ा होता जाता है। एंटीमनी और बिस्मथ, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं तो इनमें D10 और F14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें D उपकोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है, F उपकोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर चेक कर सकते हो। इनमें D10 और F14 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे कक्षक स्थायी होते हैं और इन स्थायी कक्षक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। मतलब डी उपकोष और एफ उपकोष के ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम प्रतिकर्षित करते हैं। इनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है क्योंकि ये स्थायी होते हैं। तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाते हैं तो परमाणु आकार में लगातार अधिक वृद्धि होती है। आर्सेनिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी परमाणु आकार बढ़ता है, परंतु दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण आर्सेनिक से बिस्मथ तक परमाणु आकार में बहुत कम वृद्धि होती है और इस बहुत कम वृद्धि का कारण है दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। तो आर्सेनिक से बिस्मथ तक जाते हैं तो आकार बढ़ता तो है, लेकिन आकार में वृद्धि बहुत कम होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो एंटीमनी बिस्मथ का आकार लगभग बराबर होता है, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आकार में वृद्धि बहुत कम होती है। तो हमने क्या समझा, एक वर्ग में नीचे जाने पर सामान्यतः परमाणु आकार बढ़ता है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक परमाणु आकार या त्रिज्या में सामान्य वृद्धि होती है, परंतु आर्सेनिक से बिस्मथ तक बहुत कम वृद्धि होती है, क्योंकि इनके आंतरिक कोश में डी और एफ कक्षक होते हैं। डी और एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, अतः परमाणु आकार में वृद्धि बहुत कम होती है। तो अब हम समझने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, पहले इसे समझते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, तो नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है। आप कह सकते हो छोटे परमाणुओं में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत होती है और जब परमाणु का आकार बड़ा होता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कमजोर होता है। नाभिक की पकड़ इन इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम होती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से, इस संयोजकता कोश में से हम एक इलेक्ट्रॉन को अलग करना चाहते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चूंकि इन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, परमाणु का आकार छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर हम जो ऊर्जा देते हैं उसी ऊर्जा को, वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। बड़े आकार के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, इन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम है, तो यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पर हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कमजोर होता है, तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है और यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं।
इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। छोटे परमाणु की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है और बड़े परमाणु की आयनन एंथैल्पी कम होती है। तो आपने क्या समझा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी में लगातार कमी होती है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। यहाँ पर एक और विशेष बात हमें समझना है, इन तत्वों में अर्धपूरित पी कक्षक होते हैं जो स्थायी विन्यास है। वर्ग 15 के तत्वों के पी कक्षक इलेक्ट्रॉन से आधे भरे होते हैं। आधे भरे कक्षक स्थायी होते हैं और स्थायी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब वर्ग 15 के तत्वों की तुलना उन तत्वों के आवर्त में अन्य तत्वों से करते हैं, जैसे वर्ग 15 का तत्व नाइट्रोजन है तो इसकी तुलना हम ऑक्सीजन से करते हैं, फास्फोरस की तुलना सल्फर से करते हैं, एक आवर्त में इनके पास वाले तत्वों से इनकी तुलना करते हैं, तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है क्योंकि नाइट्रोजन में अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित विन्यास स्थायी होता है और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को अलग करना कठिन होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी कम होती है और नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी अधिक क्यों होती है? तो आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसमें P3 विन्यास होता है, इसमें P4 होता है। तो आप लिखोगे कि नाइट्रोजन में अर्धपूरित P कक्षक होते हैं जो स्थायी होते हैं, अतः नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। इसी तरह फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी सल्फर से अधिक होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु आकार लगातार घटता है। आवर्त में परमाणु आकार घटता है। ऑक्सीजन का परमाणु आकार नाइट्रोजन से छोटा होता है। छोटे परमाणु की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, तो ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन से अधिक होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता। चूँकि नाइट्रोजन में अर्धपूरित विन्यास होता है तो नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। विद्युत ऋणता की बात करते हैं। विद्युत ऋणता क्या होती है? मान लो आपके पास एक अणु है और उस अणु में दो परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हैं। सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो बी परमाणु की बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ए परमाणु से अधिक होती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खिसकते हुए इस बी परमाणु के समीप आ जाते हैं। तो बी परमाणु पर थोड़ा ऋणावेश और ए परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं तो इस पर थोड़ा धनावेश आ जाता है। किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। और वे सभी परमाणु जिनका आकार छोटा होता है उनमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं। नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण अधिक होता है। परमाणु छोटा है तो नाभिक के आसपास के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज़्यादा होता है, तो छोटे परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है। और परमाणु का आकार बड़ा होता है तो नाभिक के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चले जाते हैं या दूर होते हैं, तो नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, विद्युत ऋणता कम हो जाती है। तो एक वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में कमी होती है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। बस इतना आपको याद रखना है। चलो भौतिक गुणों की बात करते हैं। अपरूप, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर शेष तत्वों के अपरूप होते हैं, तो आप इस बात को याद रखना। नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर शेष सभी तत्वों के अपरूप होते हैं, जैसे फास्फोरस के अपरूप सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। और फास्फोरस के अपरूप आपके सिलेबस में है, तो आने वाले वीडियो में इनको हम समझेंगे। अपरूप क्या होते हैं? अपरूप एक ही तत्व के रूप होते हैं, जैसे कार्बन के रूप, हीरा कार्बन का रूप है,
ग्रेफाइट कार्बन का रूप है, इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, दोनों कार्बन के रूप है। जब हीरा और ग्रेफाइट को हम जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है। दोनों का दहन करते हैं। दहन कौन सा गुण है? रासायनिक गुण। तो आप देख सकते हो दोनों के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। हीरा चमकीला है, ग्रेफाइट काला है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट नरम होता है। तो ये इनके भौतिक गुण हैं, तो भौतिक गुण भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के वे सभी रूप जिनके भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, उन सभी रूपों को अपरूप कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। वर्ग 15 में सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के समस्थानिक का उदाहरण है, N14 और N15, ये दोनों नाइट्रोजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 प्रकार के परमाणु प्रकृति में पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तीनों हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तीनों में अंतर क्या होता है? नीचे लिखा हुआ नंबर परमाणु क्रमांक होता है। तो तीनों का परमाणु क्रमांक 1 1 1 होता है। ऊपर वाला नंबर इनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है। तो आप देख सकते हो तीनों का द्रव्यमान 1 2 3 होता है। तीनों हाइड्रोजन के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। सम का मतलब है समान और स्थानिक का मतलब है स्थान। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान समान होता है, मतलब एक ही तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान में एक ही खाने में रखा जाता है। तो आवर्त सारणी में जहाँ पर आप इस तरह का डिब्बा देखते हो, वो डिब्बे में हाइड्रोजन लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है इस डिब्बे में हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक होते हैं। घनत्व की बात करते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व क्या होता है? D बराबर m/v, मतलब डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। हिंदी में घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व मुख्य रूप से द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, परमाणु का भार बढ़ता है, और द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। जिनका घनत्व अधिक होता है वे तत्व भारी होते हैं, और जिनका घनत्व कम होता है वे तत्व हल्के होते हैं। तो वर्ग 15 में ऊपर नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हल्का तत्व। इस वर्ग 15 में नाइट्रोजन हल्का तत्व है और बिस्मथ भारी तत्व है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है। बिस्मथ का घनत्व इस वर्ग 15 में बिस्मथ का घनत्व अधिक होता है। वर्ग 15 के तत्वों की प्रकृति मतलब नेचर। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है और अधात्विक गुणों में कमी आती है। धात्विक गुण क्या होते हैं? धातुओं के गुण। धातुओं का मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन देना। जिन तत्वों का परमाणु आकार बड़ा होता है उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, तो वे तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है।
तो इसका मतलब है इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने का गुण बढ़ता है। बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन देना धात्विक गुण है। तो इसका मतलब है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों में धात्विक गुण बढ़ते हैं और इसका उल्टा क्या होता है, अधात्विक गुणों में कमी होती है। अधात्विक गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है तो इसमें अधात्विक गुण अधिक होता है, इसी कारण नाइट्रोजन अधातु है। बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम होती है, आकार बड़ा है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। मतलब बिस्मथ में धात्विक गुण अधिक होते हैं तो बिस्मथ धातु है। और आर्सेनिक एंटीमनी, इन दोनों में धात्विक और अधात्विक दोनों गुण पाए जाते हैं। दोनों गुणों का मिश्रण होते हैं ये तत्व, तो इनको हम उपधातु बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस है, गैस अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकृति में नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाई जाती है और नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं द्विपरमाणु का अणु होते हैं। इनका एक अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के जुड़ने से बनता है तो नाइट्रोजन N2 अणु के रूप में पाई जाती है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सभी बहुपरमाणु का अणु है। फास्फोरस में 4 परमाणु आपस में जुड़कर P4 अणु बनाते हैं। यह ठोस होता है, शेष सभी तत्व ठोस होते हैं। प्रकृति के बाद हम देखते हैं क्वथनांक। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु भार बढ़ता है। परमाणु भार बढ़ने से वान डेर वाल्स बलों में वृद्धि होती है। इन बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्वथनांक भी अधिक होता है। तो वर्ग में नीचे जाने पर क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो क्वथनांक परमाणु भार पर निर्भर करता है। अगर किसी तत्व का परमाणु भार अधिक होता है तो उसका क्वथनांक अधिक होता है। छोटे परमाणु का परमाणु भार कम होता है, बड़े परमाणु का परमाणु भार अधिक होता है। परमाणु भार अधिक होने से परमाणुओं के बीच वान डेर वाल्स बलों की संख्या अधिक होती है। परमाणु भार अधिक होगा तो परमाणु की सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो परमाणुओं के बीच, इन सतहों के बीच आकर्षण, जिनको हम वान डेर वाल्स आकर्षण बल कहते हैं, उन बलों की संख्या अधिक होगी और इन बलों को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब तापमान अधिक होगा तो क्वथनांक भी अधिक होगा। अगर आप चाहते हो इन बलों को हम तोड़ दें तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इन बलों को तोड़ने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर बाहर आ जाते हैं, द्रव से गैस अवस्था में आ जाते हैं। गलनांक की बात करते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक में वृद्धि होती है, परंतु आर्सेनिक के बाद बिस्मथ तक गलनांक में कमी होती है और इसका कारण है इनके आंतरिक कोश में, एंटीमनी और बिस्मथ के आंतरिक कोश में D व F कक्षक होते हैं और D और F कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं, इसमें D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। इस कारण आर्सेनिक से बिस्मथ तक गलनांक में कमी होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यह पी ब्लॉक का पहला भाग था। तो इस पहले भाग में हमने क्या सीखा, आयनन एंथैल्पी के वर्ग 15 के तत्वों में आयनन एंथैल्पी के मान में लगातार कमी होती है, क्वथनांक में लगातार वृद्धि होती है, गलनांक में नाइट्रोजन से फास्फोरस और आर्सेनिक तक गलनांक में वृद्धि होती है, परंतु उसके बाद गलनांक में यहाँ पर कमी हो जाती है। इस एंटीमनी का गलनांक इस आर्सेनिक से कम होता है और बिस्मथ का गलनांक आर्सेनिक और एंटीमनी से कम होता है। तो बिस्मथ को हम पहले लिख देते हैं, फिर एंटीमनी को लिख देते हैं, लास्ट में आर्सेनिक को। आर्सेनिक का गलनांक सबसे अधिक होता है।
तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, यह गलनांक का बढ़ता क्रम होगा। घनत्व एक वर्ग में नीचे जाने पर लगातार बढ़ता है, विद्युत ऋणता लगातार कम होती है। बस यहाँ पर एंटीमनी, बिस्मथ है ना, इनकी विद्युत ऋणता लगभग बराबर होती है। तो आपको कारण पता है, क्या कारण है? इनका आकार लगभग बराबर होता है, क्योंकि यहाँ आकार में वृद्धि बहुत कम होती है। परमाणु आकार, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, और एंटीमनी, बिस्मथ के आकार में वृद्धि तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।